humans, and welcome back to Humanities. I am Purva, and today we are going to learn the added topics for democratic resurgence, which is also called your crisis of the democratic order. Clear है? आज हम इसके added topics करेंगे. So before beginning, let's understand the syllabus of this chapter. इस chapter में से हमें ये 5 topics करने हैं. Number 1, J.P. Narayan and Total Revolution, which is your added topic. Then Ram Manohar Lohia and Socialism, another added topic. Then Pandit Deen Dayal Upadhyay and Integral Humanism, another added topic. National Emergency आपका book में से है, हम already वो cover कर चुके हैं. The link for the explanation is in the description box below. Within 30 minutes पूरा chapter complete किया हुआ है हमने, and पूरी की पूरी playlist भी available है for your exams. Next topic is democratic upsurges, participation of the adults, backwards and youth. ये भी हमारा added topic है. तो हमारी 4 major added topics हैं इस chapter के part. Clear है? तो बहुत important हो जाता है इनको study करना, and we'll be studying them from the CBSE provided PDF. क्लियर है? समझेंगे क्या हमारे कीवर्ड्स हैं, इसमें हमें कैसे फ्लो चार्ट्स बनाने हैं और कैसे आंसर्स लिखने हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डियर लर्नर्स, अब आपको CU सेट की प्रिपरेशन में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है CU सेट के क्रैश कोर्सेज. जी हाँ, 23 फेब से CU सेट एग्जाम के पार्ट A के लिए एंड पार्ट B का बैच 27 फेब को लॉन्च किया जाएगा. बैचेस में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट्स, क्विजेस, मॉक टेस्ट्स एक्सेट्रा सब मिलेंगे. इतना ही नहीं, लाइव पोल्स से आपको कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा एंड रेजर हैंड फीचर से आप ऑडियो डाउट्स भी पूछ सकते हैं. ऑल्सो अनअकैडमी हैज एक्सटेंडेड द प्रोडिजी एग्जाम टिल 27 फेब. आप सबके पास एक और मौका है बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट देने का. क्लास 7 to 12 IIT JEE एंड नीट UG के स्टूडेंट्स ये 1 आवर का फ्री मॉक टेस्ट 27 फेब को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा स्कॉलरशिप एंड मैकबुक, आईफोन्स, Amazon Echo जैसे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतने का. डिटेल्ड स्कोर कार्ड एंड वीडियो सोल्यूशन एनालिसिस भी अवेलेबल होगा आफ्टर द टेस्ट. इससे आप अपनी रैंक एंड अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 30 मिनट का प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? After this video, go and discuss the benefits of this exam and Unacademy features with your parents. आप मेरा कोड पूर्वा 2022 यूज कर सकते हैं to unlock for free. Also, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10% ऑफ पर. सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में एडेड है. So go check them out and let's crack with Unacademy. Coming on to our first added topic, which is J.P. Narayan and Total Revolution. ये हमने बुक में थोड़ा सा पढ़ा था when we talked about गुजरात and बिहार movements. अब हम स्पेसिफिकली जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़ेंगे एंड ये टोटल रेवोल्यूशन क्या था इन डेप्थ समझेंगे. तो स्टार्टिंग विद द पॉइंटर, जयप्रकाश नारायण इज नोन फॉर 3 की कॉन्ट्रीब्यूशंस. 3 वजह से वो पॉपुलर है. नंबर 1, फाइट अगेंस्ट करप्शन. करप्शन हम सबको पता है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी. प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, यानी कि वो बिलीव करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो कम्युनिटी एज अ होल के पास ओनरशिप होनी चाहिए. सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि सबको मिल बांट के सोसाइटी में रहना चाहिए. ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं. चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, इसके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. अब आगे देखते हैं. ये 3 कीवर्ड्स आप लिख के ही आएंगे अपने आंसर में whenever it talks about JP नारायण. देखो 2 मार्कर्स ही आएंगे फॉर योर एडेड टॉपिक्स, जितना मुझे लगता है, क्योंकि इससे ज्यादा आपका एडेड टॉपिक से नहीं पूछेंगे. आगे देखते हैं. JP नारायण was the first leader in post independence India who undertook a tirade against corruption through the participation of youth. क्लियर है? बहुत इजी इंग्लिश है. पर्टिकुलरली इन गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स जो हमने पढ़ी कि भैया फोर फ्रंट में स्टूडेंट्स आए, यूथ आया एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द करप्टेड प्रैक्टिसेस, अगेंस्ट द इन्फ्लेशन इन प्राइसेस, सब कुछ. क्लियर है? तो JP नारायण ऐसे पहले लीडर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने यूथ के साथ आके अपनी लड़ाई लड़ी अगेंस्ट करप्शन. आगे देखते हैं. ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन.
लोकपाल क्या होता है भैया? ये वो अथॉरिटी बनाई गई इंडिया में जो एंटी करप्शन के लिए लड़ेगी, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो पीपल्स लीडर होगा करप्शन से अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में। क्लियर है? आगे देखिए, हिज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, जो अभी हमने समझा, व्यूज इंडिया एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज एनकम्पासिंग 3 की लेयर्स। अच्छा जी भैया, अब उनके अनुसार क्या है? इंडिया इज अ सोसाइटी जिसमें कम्युनिटीज हैं। अब उन कम्युनिटीज में क्या क्या है? कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र। इन 3 चीजों से क्या बना है? ऑल कंबाइनिंग टुगेदर आर एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फेडरेशन। तो अकॉर्डिंग टू जेपी नारायण's communitarian socialism, India is a society encompassing 3 key layers. Number 1, community. Number 2, region. And number 3, राष्ट्र। राष्ट्र यानी कि नेशन, हमारी कंट्री। और ये सब मिला के क्या बनती है? एक ट्रू फेडरेशन बनती है। फेडरेशन क्या होता है? चीजों का मिला हुआ जो यूनियन है। ट्रू फेडरेशन इज मेड अप ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। Based on the above principles, JP Narayan advocated for transformation of individual, society and state. हम खुद बदलेंगे, हमारे साथ हमारे दोस्त बदलेंगे यानी कि सोसाइटी, एंड जो हमारी स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी कंट्री है, वो एज अ होल बदलेगी। तो तीनों चीजें ट्रांसफॉर्म होंगी एंड तभी क्या हो पाएगा? टोटल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कब आता है? जब कोई चेंज आए, है ना, जब कोई पावरफुल बदलाव आए, तभी टोटल रेवोल्यूशन आएगा। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन sought to encompass। अब देखो टोटल, ये तो हमने रेवोल्यूशन पढ़ा, चेंज। अब टोटल कैसे होगा भैया? जब वो हर एक एस्पेक्ट में होगा, मॉरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, तब जाके वो एक टोटल रेवोल्यूशन होगा। आगे चलते हैं। हिज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या है? राइट टू रिकॉल। इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसे लॉज हैं जो कुछ स्टेट्स में अवेलेबल हैं, जिसमें सिटीजन्स, जो सरपंच है या मुखिया है, उसको रिमूव कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे लॉज आने चाहिए। द इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज मोहल्ला समितिज, ये सब बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू आर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तभी जाके एक क्लीन पॉलिटिक्स चल पाएगी इन आर कंट्री। आगे देखते हैं। द एसेंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण रिवॉल्व्स अराउंड मैन हु कुड बी द रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज। हम हैं जिससे ये रेवोल्यूशन शुरू होगा और हम ही हैं जो वो चेंज ला पाएंगे। सो दिस रेवोल्यूशन रिवॉल्व्स अराउंड मैन, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट कैन ब्रिंग टोटल रेवोल्यूशन। क्लियर है? So this was it about our Jayaprakash Narayan and total revolution. This was as per the CBSE provided PDF. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मांगा जाएगा आपके एग्जाम में, डोंट वरी। आगे चलते हैं। Coming on to our next topic, which is राम मनोहर लोहिया and socialism. चलिए, तो पहले राम मनोहर लोहिया जी के बारे में कुछ जानते हैं। राम मनोहर लोहिया has been one of the main proponents of socialism in India. अब सोशलिज्म क्या है? जो मैंने आपको बताया, कम्युनिटी एज अ होल सब कुछ ओन करे, ऐसे इंडिविजुअलिज्म ना हो, कैपिटलिज्म ना हो। क्लियर है? तो सोशलिज्म के बारे में बात होगी यहाँ पे। ही चैंपियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म while associating his socialism with democracy। उन्होंने अब डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को इकट्ठा कर दिया और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बना दिया। लोहिया considered both capitalism and communism equally irrelevant for Indian society। क्लियर है? उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म हमारे लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है एंड वील फोकस ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आगे देखिए। हिज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हैज 2 ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 वाज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग, एंड नंबर 2 इज द नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम्स, यानी कि जो हमारी राइट्स हैं। क्लियर है?
एंड जो हमारी नीड्स हैं ऊपर। क्लियर है? दो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट एंड नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। ये आप फ्लो चार्ट के थ्रू बताएंगे इन योर आंसर शीट। आगे देखते हैं, लोहिया एडवोकेटेड चाओ बुर्जा राजनीति। ये चाओ से हमें चार याद आ रहा है, तो अब इसमें चार चीजें हैं राजनीति की, इन विच ही ओपाइंस 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, चार बुर्ज हैं जिसके, एज वेल एज सोशलिज्म। क्या है वो चार चीजें? सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ऐसे, सेंटर सबसे पहले, उसके अंदर रीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर विलेज। सब एक के अंदर एक है, राइट? ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर, गिविंग कंसिडरेशन टू अफर्मेटिव एक्शन। यानी कि जो हमारे वो ग्रुप्स हैं जिनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, उनको प्रिविलेज दी जाए, उनको फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन दी जाए, उनको प्रमोट किया जाए अलग अलग चीजों में। ठीक है, कंसिडरेशन टू दिस थिंग, लोहिया आर्ग्यूड दैट द पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन शुड नॉट ओनली बी फॉर डाउन ट्रॉडन, सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, साथ में विमेन एंड नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए भी होनी चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए, बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चाओ बुर्जा राजनीति, लोहिया सपोर्टेड अ पार्टी ऑफ सोशलिज्म एज एन अटेम्प्ट ऑफ मर्जिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर है? आगे देखिए, द पार्टी ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू लोहिया शुड हैव 3 सिंबल्स। नंबर 1 स्पेड, प्रिपेयरिंग टू मेक एफर्ट्स है, जिसका मतलब नंबर 2 वोट, पावर ऑफ वोटिंग, एंड नंबर 3 प्रिजन, विलिंगनेस टू मेक सैक्रिफाइसेस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जैसे कि बोला है कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आपको इन डेप्थ आइडियोलॉजी में जाने की फॉर योर एग्जाम जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये 2 to 4 मार्कर्स में पूछे जा सकते हैं आपके एडेड टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी। सो जितना आपको लग रहा है कि यू कैन राइट इन योर आंसर, उतना रेलेवेंट है फॉर यू। आगे चलते हैं, दिस वाज इट अबाउट राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। मूविंग ऑन टू दीन दयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। Pandit Deen Dayal Upadhyay was a philosopher, sociologist, economist and politician. The philosophy presented by him is called the integral humanism. अच्छा जी, अब इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन और इंटीग्रल, यानी कि ह्यूमंस जो है उनका बहुत इंटीग्रल रोल है ना? आगे देखते हैं, which was intended to present an indigenous socio-economic model, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर में एक नेटिव मॉडल। क्लियर है? which human beings remain at the center of development, जिसमें जो सबसे मेन है वो है ह्यूमन बींग्स और उनके अराउंड रिवॉल्व होगी ये फिलॉसफी। The aim of integral humanism is to ensure dignified life for every human being while balancing the needs of individual and the society. इनके बीच में बैलेंस बने और जो डिग्निफाइड लाइफ है जो ह्यूमन बींग्स के लिए विच दे डिजर्व, उनको वो मिले। इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कैसी कंजम्पशन? वैसी जितनी आपको जरूरत है और जिससे जो फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए भी रिसोर्सेज बच जाएं और वो एग्जॉस्ट ना हो, यानी कि सस्टेनेबल कंजम्पशन, हम देख के कंज्यूम करें। क्लियर है? दिस इज इंस्पायर्ड बाय द टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सबने वो पढ़ी है 6th क्लास से ही। क्लियर है? इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एनहांसेस नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। As it seeks to promote diversity, it is best suited for a country like India, क्योंकि we are unity in diversity। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The philosophy of integral humanism is based on the following 3 principles. Primacy of whole, not part, यानी कि सबको इंपॉर्टेंस मिले, किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को नहीं। सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा, जो हम पढ़ते आए हैं, द आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट, द मॉरल्स, द वैल्यूज दैट वी होल्ड। ठीक है, धर्म सबसे ऊपर है। देन ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी,
क्लियर है, इंडिपेंडेंस ऑफ द सोसाइटी। आगे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज्ड बोथ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। दोनों ही, कैपिटलिज्म जिसमें इंडिविजुअल्स को प्रायोरिटी दी जाती है और सोशलिज्म जिसमें कम्युनिटी एज अ होल को प्रमोट किया जाता है, दोनों के ही खिलाफ थे। अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज only consider the needs of the human body and mind, so they are based on materialistic purpose, जैसे हमने बोला means of production and जो हमारे resources हैं, whereas spiritual development is equally important भैया for the complete development of human being which is missing in both of them। तो क्या नहीं था इनमें स्पिरिचुअलिटी, जिसकी वजह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इनको कंडेम किया, इनको क्रिटिसाइज किया। बेसिंग हिज फिलोसफी ऑन द इंटीग्रल कंसायंस प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड चिट्टी, दीनदयाल उपाध्याय envisaged a classless, casteless and conflict free social system। क्लियर है? ग्रेट। आगे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय एडवोकेटेड इंडियनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का इंडियनाइजेशन किया जाए। कैसे भैया? टू पर्टिकुलरली फोकस ऑन द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक फ्रीडम। वो किस में मानते थे कि कोई कास्ट ना हो, कोई क्लास ना हो। मार्क्सिस्ट थ्योरी में कोई गरीब है, कोई बोर्जुआजी है, कोई वर्किंग क्लास है, ये सारे डिविजन्स ना हो एंड एक कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोसाइटी हो। आगे देखिए, फॉर हिम डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर या गवर्नमेंट के पास ना हो, एंड स्वदेशी आर द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हिज फिलोसफी ब्रॉडली रिवॉल्व्ड अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ अर्थयाम, principle of Arthayam, which states that both the absence and prominence of earth leads to the destruction and denigration of dharma, which is so central to integral humanism। Clear है? आगे चलते हैं to the next topic। Moving on to our last added topic, which is democratic upsurges। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री इज ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड एज डेमोक्रेटिक अपसर्ज। यानी कि हम देखेंगे कि लोगों ने कब और कैसे पार्टिसिपेट किया एक डेमोक्रेसी में और एक चेंज लाया, बदलाव लाए। Based on this principle, social scientists have categorized 3 democratic upsurges in post-independence history of India। 1947 के बाद 3 हमारी ऐसी upsurges हुई हैं जो पढ़ने लायक हैं और जिन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है हमारी सोसाइटी पे। नंबर 1, the first democratic upsurge could be attributed from 1950s to 1970s। क्यों? जरा सोचो, हमने पढ़ा है क्या हुआ था तब हमने डेमोक्रेसी का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सप्लोर किया था। हमने पहली बार वोट किया था। इंडिया में पहली बार इलेक्शंस हुए थे 1952 में, राइट? देखिए, which was based on the participation of Indian adult voters to the democratic politics both at the center and in states। तो तब सबसे पहले पीपल्स पार्टिसिपेशन हुआ था, falsifying the western myth that the success of democracy requires modernization, urbanization, education and access to media। The successful holding of elections to both Lok Sabha and legislative assemblies all across states on the principle of parliamentary democracy were the testimony of India's first democratic upsurge। समझो, हमने पढ़ा है ये हमारी बुक नंबर 2 में। क्या हुआ था? सारी कंट्रीज कह रही थी कि इंडिया ने तो बहुत बड़ी गलती की है डेमोक्रेसी चुन के,
अब ये साफ साफ प्रूफ हो जाएगा कि या तो इंडिया एज अ कंट्री ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी या फिर वो डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म मिला था, बट आफ्टर द 1952 इलेक्शंस इंडिया प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग। हमने उन्हें दिखा दिया कि एक डेवलपिंग कंट्री जो न्यू डीकोलोनाइज हुई है, इट कैन ऑल्सो बी अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। क्लियर है? दिस वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज। इसमें यही बोला है कि हम सब ने उनके जो भी कह रहा था कि डेमोक्रेसी में मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन की जरूरत होती है, जो तो इंडिया के पास है ही नहीं, हमने उन सबको गलत साबित कर दिया। आगे देखते हैं हमारी सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। ड्यूरिंग द 1980s the increasing political participation of the lower classes of the society such as SCs, STs and OBCs has interpreted as the second democratic upsurge by योगेंद्र यादव। तो पहली क्या थी? वोट जो हमने किया, एक्सरसाइजिंग आर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दूसरी अपसर्ज क्या है? द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द लोअर क्लासेस। उन्होंने भी अच्छे से अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की एंड दे मेड अ चेंज। हमारा SC, ST, OBC। क्लियर है? आगे देखिए, दिस पार्टिसिपेशन हैज मेड इंडियन पॉलिटिक्स मोर अकोमोडेटिव एंड एक्सेसिबल फॉर दीज क्लासेस। Although this upsurge has not made any major change in the standard of living of these classes, especially Dalits, the participation of these classes into organizational and political platforms gave them the opportunity to strengthen their self-respect and ensure empowerment in the democratic politics of the country. Clear है? आगे चलते हैं। अब हमारी थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज आई 1991 में, when the era of liberalization, privatization and globalization took place, LPG। क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है भैया, जो ट्रेड था हमारा उसको और ब्रॉडन कर दिया जाए। जो टैक्सेस होते थे और जो टैरिफ्स होते थे उनको कम कर दिया गया या फिर इवन हटा दिया गया, ताकि जो हमारा ट्रेड है वो और ज्यादा एक्सपैंड हो पाए और ज्यादा ब्रॉडन हो पाए। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि भैया अब तक जो गवर्नमेंट ओन्ड थे हमारे रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अब वो इंडिविजुअल्स भी ओन कर सकते हैं। सो इट वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, हम कह सकते हैं। एंड देन ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंडिया का ट्रेड विद अदर कंट्रीज, हमारा इंटरनेशनल जो अरीना था उसमें हम ग्लोबली अवेलेबल हो गए एंड वी कुड ट्रेड फ्रीली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। दीज वर द थ्री चेंजेस विच टुक प्लेस इन इंडिया फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स, जो हमारी इकोनॉमी को एक बहुत ज्यादा ब्रॉडर लेवल पर ले गए। देखिए, ये आप रीड कर सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं था, बल्कि अब सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट था। इट अंडरलाइंस थ्री शिफ्ट्स इन इंडियाज इलेक्टोरल मार्केट, फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, गवर्नमेंट टू गवर्नेंस एंड स्टेट एज कंट्रोलर टू स्टेट एज फैसिलिटेटर। आई बात समझ में? ग्रेट। सो दिस वॉज द लास्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज अभी तक जो हम बात करेंगे। So that was it for the added topics of this chapter. हमने सारे chapters cover कर लिए हैं, just the last chapter is left and hopefully I'll be posting it soon. The playlist for political science term 2 syllabus is in the description box below. Everything is covered, go and check it out. हमने सारे added topics कर लिए हैं including this chapter. I hope you liked this video and if you did, please like, share and subscribe to my channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.